मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसे हम रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना के नाम से भी जानते हैं। इसके हम भाग 7 पे आज चर्चा करेंगे। अभी तक हम 6 भाग पढ़ चुके हैं, आज हम 7वें भाग को देखेंगे। तो चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे आवरण ध्रुवता, जो कि हमने पिछले भाग में थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम इसे आगे पढ़ेंगे और ये आपकी पुस्तक में 4.3.6 पर दिया हुआ है। उसके बाद हम संयोजकता कोश, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, जो कि आपकी पुस्तक में 4.4 पर दिया हुआ है, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए, आवरण ध्रुवता। आइए NH3 तथा NF3 के अणुओं का एक रोचक उदाहरण लें। ठीक है, दोनों अणुओं की पिरामिडल आकृति होती है ना। NH3 अमोनिया तथा NF3, इन दोनों की जो आकृति होती है अणुओं की, वह पिरामिडल होती है, जिनसे नाइट्रोजन के परमाणु पर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है ना। और NH3 और NF3, इन दोनों में ही नाइट्रोजन के ऊपर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। हालांकि फ्लोरीन विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन की अपेक्षा अधिक होती है। देखो, NH3 में N और H के बीच में आबंध है और NF3 में N और F के बीच में आबंध है। हमें पता है कि जो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता है वह नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, परंतु फिर भी NH3 का जो परिणामी द्विध्रुव आध्रुण है वह NF3 के आध्रुण की अपेक्षा अधिक होता है। ये क्यों? ऐसा इसलिए कि NH3 में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का कक्षक द्विध्रुव आध्रुण 3 NF आबंधों के द्विध्रुव आध्रुणों के परिणामी द्विध्रुव आध्रुण की विपरीत दिशा में होता है। कहने का मतलब सीधा यह है कि देखिए, जैसे ये है NH3 और ये है NF3, है ना। इन दोनों में ही N के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो देखो, NH3 में जो N की विद्युत ऋणात्मकता है वह H से ज्यादा है। तो जो आबंध में इलेक्ट्रॉन है वह N की प्रति आकर्षित होते हैं, है ना। तो ये जो आध्रुण है वह इस तरफ है ना। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म है इसका भी आध्रुण होता है, जो कि इस तरफ होता है ना। तो ये H3 का भी इस तरफ, और मतलब हाइड्रोजन का भी इस तरफ, NH का जो आबंध है इसके इलेक्ट्रॉन का आध्रुण भी इस तरफ और इसका भी इस तरफ। तो जो NH3 का परिणाम आध्रुण है वह 4.90 गुणा 10⁻³ होता है। C कूलम है और M मीटर है। परंतु जब हम NF3 की बात करें तो नाइट्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है ना। और ये F है, परंतु जो F है, जो फ्लोरीन है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। इसलिए जो NF का जो आध्रुण है ना, उसकी दिशा, मतलब जो जो फ्लोरीन है ना, ये ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ खींचेगा, है ना। और यहाँ पे जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन के ऊपर है इसका आध्रुण इस तरफ है। इसलिए जो NF3 का परिणामी द्विध्रुव आध्रुण होता है वह कम हो जाता है, जो कि इतना है 0.80 गुणा 10⁻³ Cm होता है। ठीक है, कक्षक द्विध्रुव आध्रुण एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण NF आवंत आध्रुणों की परिणामी द्विध्रुव आध्रुण के प्रभाव को कम करता है। इसके फलस्वरूप NF3 के अणु का द्विध्रुव आध्रुण कम होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया? तो हम आगे चलते हैं। आयनिक आबंधों के आंशिक सहसंयोजी लक्षण की विवेचना फजांस रूल जो है वह निम्नलिखित नियमों के अनुसार है। धनायन के आकार के घटने तथा ऋणायन के आकार के बढ़ने पर आयनिक आवंत के सहसंयोजी लक्षण में वृद्धि होती है। ठीक है, धनायन का जब आकार घटे और जब ऋणायन का आकार बढ़े, इन दोनों में ही जो आयनिक आवंत की सहसंयोजी लक्षण है उसमें वृद्धि होती है। धनायन तथा ऋणायन पर आवेश की मात्रा बढ़ने से आयनिक आवंत के सहसंयोजी लक्षण में वृद्धि आती है। पहला, जब धनायन का मान घटे, मतलब जो आकार घटे, और ऋणायन का आकार बढ़े, तब सहसंयोजी लक्षण में वृद्धि होती है। दूसरा, जब धनायन और ऋणायन इन दोनों के पर आवेश की मात्रा बढ़े, तब आयनिक आवंत के सहसंयोजी लक्षण में वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे धनायन में अगर वो +2 से +3 हो जाए और ऋणायन जो है -2 से -3 हो जाए, तो इन दोनों में ही आयनिक आवंत के सहसंयोजी लक्षण में वृद्धि होती है। समान आकार तथा आवेश के धनायनों में उस धनायन की ध्रुवण क्षमता उपेक्षाकृत अधिक होती है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुओं के धनायनों के उत्कृष्ट गैस विन्यास की अपेक्षा संक्रमण धातुओं के अनुरूप होता है। ठीक है, जब समान आकार और समान आवेश हो तो धनायनों में उन उस धनायन की ध्रुवण क्षमता जो है वह ज्यादा होगी, जिसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह उत्कृष्ट गैस विन्यास की अपेक्षा संक्रमण रहित, मतलब उत्कृष्ट गैस विन्यास जो NH2NP6 है ना, NH2NP6 की अपेक्षा N-1 D0 NH0 होता है।
उसकी जो उसकी ध्रुवण क्षमता ज्यादा होती है। ठीक है। धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉन आवेश को आकर्षित कर उसे ध्रुवित करता है, फलतः उनके मध्य आवेश की मात्रा बढ़ती है। और जो धनायन है वह ऋणायन के इलेक्ट्रॉन आवेश को आकर्षित करता है ना, जिससे उसमें ध्रुवता आती है, फलतः उनके मध्य आवेश की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, इतना समझ आ गया? तो चलो, ये है कुछ चयनित अणुओं के द्विध्रुव आध्रुव, है ना। जैसे कुछ ए बी प्रकार का बनाते हैं। ए बी मतलब एक जो, देखो जैसे HF HCl HBr HI और H2। ठीक है, इसमें ए है H और बी है F, ऐसे ही इसमें ए है H और बी है Cl। ठीक है, तो जब HF HCl HBr HI H2 है तो ये ए बी प्रकार के अणु का प्रकार है। ठीक है। HF की द्विध्रुव आध्रुव है, मतलब H और F के बीच में जो आबंध है उसमें द्विध्रुव आध्रुव है 1.78, है ना। HCl में 1.07, HBr में 0.79, HI में 0.38, H2 में 0। और इन सभी की जो आकृति है वह क्या है? रेखिक है। ये आकृतियां ऐसी क्यों होती है इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ऐसे हम AB2 देखें तो AB2 मतलब H2O H2S CO2, जिसमें एक जो अणु होगा, एक जो परमाणु होगा, है ना, उसके दो होंगे। मतलब जैसे हाइड्रोजन है ना, तो इसके दो परमाणु होंगे, तो ये H2O है। ऐसे H2S और CO2। तो H2S का द्विध्रुव आध्रुव 1.8, H2S का 0.95 और CO2 का 0। ठीक है। और इनकी आकृति है H2O का मुड़ा, H2S का मुड़ा और CO2 का रेखिक, है ना। अब हम देखेंगे AB3। ठीक है, जैसे NH3 NB3 BF3। तो NH3 का द्विध्रुव आध्रुव 1.47 है, NF3 का 0.23 है और BF3 का 0 है। और इन सब की आकृति क्या है? त्रिसमन्ताक्ष पिरामिड है। क्या है? त्रिसमन्ताक्ष पिरामिड। NH3 की भी त्रिसमन्ताक्ष पिरामिड, NF3 की, BF3, इन दोनों की भी त्रिसमन्ताक्ष, मतलब NF3 की है त्रिसमन्ताक्ष पिरामिड और जो BF3 है इसकी है त्रिसमन्ताक्ष समतल। ठीक है। हम देखेंगे AB4 के प्रकार को, जैसे CH4 CHCl3 और CCl4। तो CH4 का द्विध्रुव आध्रुव 0 है, CHCl3 का 1.04 और CCl4 का 0। इन सभी की जो मात्रक है, ये जो यूनिट है वह क्या है? D है, डिबाय है। ठीक है। और इनकी आकृति क्या है? चतुष्फलकीय है। ठीक है, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। तो हम देखते हैं संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। ठीक है, जो आपकी पुस्तक में 4.4 पर दिया हुआ है। जैसा पहले बताया गया है, लुईस अवधारणा अणुओं की आकृति की व्याख्या में असमर्थ है। ठीक है, हमें पता है कि जो लुईस अवधारणा है ना, उससे अणुओं की आकृति की समझ हमें नहीं मिलती। VSPR सिद्धांत सहसंयोजी आकृति को समझने के लिए एक सरल कार्यविधि उपलब्ध करता है। और जो VSPR सिद्धांत है वह आकृति को समझने के लिए प्रयोग, मतलब समझने के लिए कार्यविधि उपलब्ध करता है। कैसे? तो हम उसके कुछ मूलभूत धारणाएं देखेंगे। VSPR सिद्धांत की मूलभूत धारणाएं हैं। ठीक है, पहला, अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करता है। क्या? जो अणु की आकृति है वह जो केंद्रीय परमाणु है उसके आसपास उपस्थित संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या पर निर्भर करता है। दूसरा, केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन अभ्र पर ऋणात्मक आवेश होता है ना। और जो केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म है वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉन उभ्र है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उस पर क्या है? ऋणात्मक मान होता है, इसलिए वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन युग्म त्रिविम में उन स्थितियों में अवस्थित होने का प्रयत्न करते हैं जिसके फलस्वरूप उनमें प्रतिकर्षण कम से कम हो। इन स्थितियों में उनके मध्य अधिकतम दूरी होती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है जब वह त्रिविम में हो तब वह उन स्थितियों में अवस्थित होने का प्रयत्न करते हैं जहां पर उनमें प्रतिकर्षण कम से कम हो, है ना। और इस स्थिति में उनके मध्य अधिकतम दूरी होती है। दूरी अधिकतम ही होगी, क्योंकि अगर पास आएंगे तो प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा, और वो जिसमें प्रतिकर्षण कम हो वह स्थिति ढूंढते हैं। ठीक है। संयोजकता कोष को एक गोले के रूप में माना जाता है तथा इलेक्ट्रॉन युग्म गोलीय सतह पर एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं। अगर पास में रहेंगे तो प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो संयोजकता कोष है वह गोले के रूप में माना जाता है तथा जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वह गोलीय सतह पर एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है। बहुआवंत को एक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में तथा इस बहुआवंत के दो या तीन इलेक्ट्रॉन युग्मों को एकल सुपर युग्म समझा जाता है। क्या? ये जो बहुआवंत है इसके दो या तीन इलेक्ट्रॉन युग्मों को एकल सुपर युग्म समझा जाता है। ठीक है।
यदि अणु को दो या अधिक अनुनाद संरचनाओं द्वारा दर्शाया जा सके तो इस स्थिति में वीएसपीआर मॉडल ऐसी प्रत्येक संरचना पर लागू होता है। ठीक है, अगर कोई अणु है जिसे हम अनुनाद संरचना इसके द्वारा दर्शा सकते हैं तो इस स्थिति में जो वीएसपीआर मॉडल है वह उसकी प्रत्येक संरचना पर लागू होता है। ठीक है, चलो। इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण अनायनों क्रियाएं निम्नलिखित क्रम से घटती है। ठीक है, हम देखते हैं कि जो प्रतिकर्षण है वह कैसे होता है। तो सबसे ज्यादा जो प्रतिकर्षण होता है वह एकांकी युग्म में होता है, लोन पेयर में होता है। फिर एकांकी युग्म आवंधी युग्म में होता है ना, लोन पेयर बोन पेयर में। और जो सबसे कम होता है वह होता है आवंधी युग्म में, मतलब बॉन्ड पेयर में। ठीक है, चलो। नाइओम तथा गिलेस्पी ने इलेक्ट्रॉन के एकांकी युग्म तथा आवंधी युग्मों के महत्वपूर्ण अंतर की अंतरों की व्याख्या करते हुए वीएसपीआर मॉडल में सुधार किया। ठीक है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु पर स्थानगत होते हैं। ठीक है, जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वह केंद्रीय परमाणु पर स्थानगत होते हैं, जैसे NH3 पे N के ऊपर है। ठीक है, जिसे हम लोकलाइज्ड भी बोलते हैं। जबकि प्रत्येक आवंधी युग्म दो परमाणुओं के बीच सहभाजित होता है। और लेकिन जो आवंध जब देखो, जो लोन पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, वह किसी एक केंद्र मतलब वह केंद्रीय परमाणु पर स्थानगत होता है ना। जबकि जो आवंधी युग्म है वह दो परमाणुओं के बीच सहभाजित होते हैं, क्योंकि बॉन्ड पेयर है तो दो परमाणुओं के बीच में सहभाजित होते हैं। अतः किसी अणु में जो आवंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है उनकी अपेक्षा एकांकी युग्म अधिक स्थान घेरते हैं। ठीक है, तो हमें पता है अगर आवंधी इलेक्ट्रॉन है वो दो परमाणुओं में पाए जा रहे हैं, है ना, मतलब सहभाजित होते हैं। लेकिन जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वह एक ही परमाणु पर होता है ना, इसलिए एकांकी युग्म अधिक स्थान घेरते हैं। इसका फलस्वरूप एकांकी इलेक्ट्रॉनों के बीच, मतलब जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इनके बीच प्रतिकर्षण सबसे अधिक होता है ना, जो हमने अभी देखा। एकांकी युग्म में सबसे ज्यादा, फिर एकांकी युग्म आवंधी युग्म में, और अंत में आवंधी युग्म और आवंधी युग्म में। तो सबसे याद रखना, लोन पेयर में, है ना, एलपी से करते हैं तो एकांकी युग्म में सबसे ज्यादा, फिर एकांकी युग्म और आवंधी युग्म में, और अंत में आवंधी युग्म और आवंधी युग्म में, इसमें सबसे कम होता है। ठीक है, इन प्रतिकर्षण प्रभावों के कारण अणु की संभावित आकृति में भिन्नता होती है तथा अणु के आबंध कोणों में भी अंतर आ जाता है। ठीक है, ये जो प्रतिकर्षण हो रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन मतलब एकांकी युग्म में, है ना, एकांकी युग्म आवंधी युग्म में, या फिर आवंधी युग्म में, इन प्रतिकर्षण प्रभावों के कारण, क्योंकि अलग अलग अणुओं में अलग अलग होता है, के कारण अणु की संभावित आकृति में भिन्नता होती है तथा अणु के आबंध कोणों में भी अंतर आ जाता है। वीएसपीआर मॉडल की सहायता से अणुओं की ज्यामितीय आकृतियों का पूर्वानुमान लगाने के लिए अणुओं के दो श्रेणियों में बांटा जाता है ना। और जो वीएसपीआर मॉडल है, इसकी सहायता से जब हम अणुओं की आकृतियों का पूर्वानुमान लगाते हैं तो उसके लिए हमने पहले अणुओं को दो श्रेणियों में बांटा बांटा गया है। पहली वो वे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु पर कोई भी एकांकी युग्म उपस्थित नहीं होता, है ना, और दूसरे वे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु पर एक या एक से अधिक एकांकी युग्म उपस्थित होते हैं, है ना। याद रखना किसमें बांटा गया है, पहला वे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु पर कोई भी एकांकी युग्म उपस्थित नहीं है, और दूसरे वे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु पर एक या एक से अधिक एकांकी युग्म उपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे NH3 NF3 वगैरह। ठीक है, इतना समझ आ गया तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने आवन ध्रुवणता, जो कि आपकी पुस्तक में 4.3.6 पर दी हुई है, इस पे चर्चा की। उसके बाद संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, जो कि आपकी पुस्तक में 4.4 पर दिया हुआ, इस पे चर्चा की। बाकी अगले भाग में ये जो हमने पढ़ा है संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, इसे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।